मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आप सबसे डिस्कस करने जा रहा हूं और वो टॉपिक यह है कि किस तरीके से स्वास्थ्य बीमा के दायरे में विस्तार किया गया है। स्वास्थ्य बीमा के दायरे में विस्तार, मैंने शुरू में कहा कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, तो सवाल ये उठता है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है। पहले तो हम इसे समझ लें, तभी आप इस टॉपिक के साथ न्याय कर सकेंगे, तभी आपको यह टॉपिक महत्वपूर्ण लगेगा। अदरवाइज तो आपको लगेगा कि ठीक है, सर ने कह दिया, बात खत्म हो गई। नहीं, स्वास्थ्य बीमा के विस्तार के बारे में सरकार ने अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया है वह यह है कि अब 65 इयर्स से अधिक एज के व्यक्ति भी अपना बीमा करा सकेंगे और कोई भी बीमा कंपनी उनका बीमा करने से इनकार नहीं कर सकेगी, चाहे वो व्यक्ति 100 साल का क्यों न हो। अभी तक के जो बीमा कंपनियां जो बीमा करती थी, उन्होंने अपने कुछ स्टैंडर्ड बना रखे थे, कुछ मापदंड बना रखे थे। उसमें एज लिमिट जो थी वो 65 इयर्स की थी। अब इसे बढ़ा दिया गया है। तो क्या यही इसके इंपॉर्टेंट होने का कारण है? जी हाँ, यही वह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी वजह से ये टॉपिक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं कि क्या स्वास्थ्य बीमा टॉपिक आपके सिलेबस में है? पढ़ करके देखिए पूरा सिलेबस, आपको ये शब्द कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो काम किया है किसने किया है? एक एजेंसी ने किया है, इरडा। इरडा एक एजेंसी है, ऑटोनोमस एजेंसी है। इरडा का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। देखिए है ये IRDAI, लेकिन अखबारों में जब आप पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण इरडा इरडा के रूप में किया जाता है, इरडाई के रूप में नहीं किया जाता। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? इंश्योरेंस रेगुलेटरी। यानी कि जो इंश्योरेंस करने वाली जो कंपनी है, इनको ये रेगुलेट करती है, इनके लिए नियम कानून बनाती है, उन पर नियंत्रण रखती है, उनकी देखभाल करती है, उन्हें फैसिलिटी देती है, उनका रजिस्ट्रेशन करती है। तो ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसा नहीं कि केवल वो कोड़ा लेकर के ही फटकारती रहती है, बल्कि वो कोशिश भी करती है कि किस तरह से भारत में ये जो बीमा सेवाएं हैं इसका विकास हो सके। यह एक एजेंसी है, इरडा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 2013 या 14, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ज्यादातर संभावना 2013 की है। इस पर एक बाकायदे प्रश्न भी पूछा गया था मुख्य परीक्षा में, राइट? तो अब देखिए ये एजेंसी किससे जुड़ी हुई है? बीमा, स्वास्थ्य बीमा। तो ठीक है, सीधे सीधे इंश्योरेंस तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस तो है। आप आयुष्मान भारत के बारे में पढ़ते हैं। आयुष्मान भारत बेसिकली क्या है? लेकिन वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आयुष्मान भारत का टॉपिक। आपने इसकी तैयारी भी की होगी, इसके नोट्स भी बनाए होंगे और बनाना चाहिए। आयुष्मान भारत। दूसरी बात कि ये केवल स्वास्थ्य से ही संबंधित नहीं है। मैंने ये क्यों कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है? इसलिए कि ये केवल स्वास्थ्य से ही संबंधित नहीं है, बल्कि वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है। एबव 65 इयर्स ऑफ एज, उनका भी आपको बीमा करना होगा। इसका मतलब यह था कि 65 साल से अभी तक उम्र के जो ज्यादा लोग थे, उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में कोई संरक्षण प्राप्त नहीं था, वो छोड़ दिए जाते थे। तो क्या यह सच में समाज कल्याण का कोई स्वरूप है कि वृद्धों को आप बिल्कुल छोड़ दें, एक ऐसे समय में जबकि वो रिटायर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हो चुके हैं, और इससे भी बड़ी बात कि बीमार होने की संभावनाएं पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन उनके संरक्षण का कोई उपाय नहीं है। भारतीय समाज जिस तरह का डेवलप होता चला जा रहा है, आप देख रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं। जो बच्चे हैं पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं, पेरेंट्स अकेले रहने को अभिशप्त हैं, मजबूर हैं, या व्यवस्था ऐसी होती चली जा रही है। तो क्या ऐसे समय में सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि कम से कम उनके वृद्धावस्था की व्यवस्था तो की जाए बीमारी को लेकर के? दोस्तों, इसीलिए यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। और आप जानते हैं कि अब भारत में भी जो वृद्धों का प्रतिशत है पूरे के पूरे जनसंख्या के स्वरूप में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती चली जा रही है, पूरे के पूरी जनसंख्या में इनका अनुपात बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। पिछले कुछ सालों के आप मेंस के पेपर उठा करके देखें तो आप पाएंगे कि वृद्ध जनों पर, जो ओल्ड एज पीपल हैं, उन पर लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अगर सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया है कि नहीं, उनका बीमा किया जाना जरूरी है, तो डेफिनेटली फिर यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है।
तो दोस्तों इसीलिए जब भी आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करें, आपके दिमाग में हमेशा दो बातें रहनी चाहिए। पहली बात कि नहीं, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कोर टॉपिक है, जिसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं, इसकी मुझे अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। दूसरे टॉपिक वे होते हैं कि जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो इसे आप मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखें प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी। और जब मैं प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से बात कह रहा हूं तो डेफिनेटली मेरा जो इशारा है वो 2025 के प्री एग्जामिनेशन से है, अभी के एग्जामिनेशन से नहीं। दूसरा है एरडा। ये एजेंसी क्या है? चूंकि विनियामक एजेंसी है तो इन विनियामक एजेंसी के बारे में तो आपको मालूम होना ही चाहिए, क्योंकि जब भी हम इस तरह के सेक्टर के बारे में बात करते हैं और यदि उसके रेगुलेटरी अथॉरिटी को हम छोड़ देंगे तो ये मान करके चलिए कि आप उस टॉपिक की आधी अधूरी तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो आइए अब मैं सबसे पहले बात करूंगा कि वो कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जो अभी किए गए हैं। आप इन्हें सुन लीजिए और मैं केवल महत्वपूर्ण जो प्रोविजन हो सकते हैं केवल उनकी बात कर रहा हूं। उसके तहत और भी जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हें मैंने यहां जानबूझ करके नहीं लिया है दोस्तों, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात बहुत स्पष्ट रहती है कि यदि क्वेश्चन पूछा गया तो अधिकतम वो कितने शब्दों का होगा, 250 शब्दों का। और यदि मैं ढेर सारी चीजें आपको बता दूंगा तो आपके लिए छांटना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर जब आप लिखेंगे तो प्रायोरिटी आपकी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं केवल मैं उन्हें लेकर यहाँ चल रहा हूं, जिनका संबंध खासकर सीधे सीधे लोगों के जीवन से है और जीवन के बहुत ही व्यावहारिक पक्ष से है, राइट। एक बिंदु मैं आपको बता चुका हूं कि अब जो बीमा कंपनियां हैं उनके लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वे 65 साल की उम्र से अधिक व्यक्ति का भी बीमा करेंगे, उसे इनकार नहीं कर सकेंगे, चाहे वो व्यक्ति 100 वर्ष से अधिक उम्र का ही क्यों न हो। देखिए, अधिक उम्र के लोगों का बीमा कंपनियां क्यों नहीं करती? सीधी सी बात है कि चूंकि उनके बीमार होने की अधिक संभावना होगी तो बीमा कंपनियों को उनको बीमारी पर खर्च करना पड़ेगा। उनके मृत्यु की संभावना अधिक होगी तो पता लगा कि उन्हें पैसा देना पड़ रहा है। तो जो बीमा कंपनियां हैं वो बेसिकली अगर उस तरीके से देखें तो कोई हमारे हित के लिए नहीं है, वो तो एक व्यावसायिक संस्थान है। अगर उस रूप में देखें, ये बात अलग है कि उससे हमें संरक्षण मिलता है, उससे हमें भी लाभ होता है, लेकिन उन्हें अपने लाभ को देखना है तो वो खासकर वृद्धों का बीमा करने से मना कर रही थी। अब वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। हाँ, ये इसकी छूट उन्हें है कि जब वो वृद्ध लोगों का बीमा करेंगी तो उसका जो प्रीमियम होगा वो प्रीमियम अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा हो सकता है। इसलिए ज्यादा हो सकता है क्योंकि उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक होगी तो कंपनियों को उनके इलाज के लिए अधिक धन देना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन। जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दोस्तों, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि मैंने बीमा करा लिया, तो बीमा कराने के बाद अब मैं हर महीने, 3 महीने, 6 महीने, जिस तरह का भी प्रोविजन, कई तरह के बीमा योजनाएं होती हैं, मैं अपने प्रीमियम का भुगतान कर रहा हूं, पैसा दे रहा हूं। तो अभी तक ये सिस्टम था कि अगर मैं 8 साल तक लगातार प्रीमियम देता रहता हूं तब तो आगे चल करके मुझे मेरा क्लेम मिल सकेगा, अदरवाइज क्लेम नहीं मिल सकेगा। इसका मतलब है कि मैं 8 साल तक प्रीमियम देने के लिए बाध्य हूं। इसे घटा दिया गया है, इसे 8 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है। अगर आपने 5 साल तक प्रीमियम दिया है तो बीमा कंपनी आपके क्लेम को देने से इनकार नहीं कर सकती। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, किसी भी मायने में कम नहीं है, ठीक है। तीसरा इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला है और वो ये है दोस्तों कि पहले होता ये था कि जैसे मान लीजिए कि आपने बीमा करा लिया तो बीमा कराने के कुछ समय के बाद ही आप उसका फायदा उठा सकते थे, जो कि अपेक्षाकृत एक लंबा समय होता था। यानी कि आप ये कह लीजिए कि स्वास्थ्य बीमा आपने खरीद लिया तो 4 साल के बाद ही आप क्लेम कर सकेंगे, उससे पहले उसका फायदा नहीं उठा सकेंगे, मतलब 4 साल तक आप इंतजार कीजिए। उसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। यानी कि आपने जब बीमा लिया है उसके 3 साल के बाद ही आप क्लेम करने के अधिकारी बन जाते हैं। ये कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजंस किए गए हैं। एक और भी है, मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे थोड़ा बता देना चाहिए। वो ये है कि पहले जब हम बीमा कराते थे तो कुछ ऐसी बीमारियां थी जिनके ग्रस्त होने पर बीमा नहीं किया जाता था, जैसे कैंसर या हार्ट डिजीज है या एड्स जैसी बीमारियां, ही गंभीर बीमारियां हैं, तो इनसे ग्रस्त लोगों का बीमा नहीं किया जाता था। अब उसे हटा दिया गया है कि नहीं, इनका भी बीमा किया
जाना चाहिए। ये कुछ बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रोविजन है ये मैंने आपको बताए हैं और मैं चाहूंगा कि आप इन महत्वपूर्ण प्रोविजंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानने के बाद अब इनकी एनालिसिस करें। देखिए, जैसे ही हमारे देश ने ग्लोबलाइजेशन के दौर में प्रवेश किया और हमने वैश्वीकरण को स्वीकार किया, हमने बाहर की कंपनियों को आमंत्रित करना शुरू किया। तो ये जो बीमा का क्षेत्र है इसमें 100% विदेशी निवेश हम आमंत्रित करते हैं। यानी कि विदेशी कंपनियां आकर के यहाँ बीमा कंपनियां अपना खोल सकती हैं और बहुत सी नई नई विदेशी कंपनियां हैं जो भारत के साथ मिलकर के बीमा का काम कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि बीमा के क्षेत्र का विस्तार हो और हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमा का लाभ मिल सके, ताकि वो एक बहुत ही निश्चिंतता का जीवन जी सके और उनका जीवन भी अपेक्षाकृत सुरक्षित हो सके। तो दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से एक दोस्त हैं रवि कांत वर्मा, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज की इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यही समाप्त करता हूं। नमस्कार।